जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूं कि आप जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में गए होंगे इस चैनल के और वहां से आप प्लेलिस्ट में से हर चैप्टर की वीडियो को बारंबार देखे होंगे और बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा नोट्स जो है बनाए होंगे। ठीक है, और ऐसी हमारी आशा है और इस आशा को आप ही पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले की तरह जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसी चैप्टर का जो वर्ग 10 के बच्चों के लिए था 2025 में जिनका एग्जाम होने वाला है, और ये आज हमारी क्लास कौन सी है? 8वीं क्लास है। इसके पहले की 7 क्लास हो चुकी है। आपकी जो 7वीं क्लास है उसमें हम रिवीजन किए थे फर्स्ट डे से अभी तक जितना पढ़े हुए थे उसका। आज ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। कल में हमारी क्लास पूरी तरह फिनिश हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके खत्म होने के बाद कल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसके खत्म हो जाने के बाद हम मूव करेंगे किधर? तो हम मूव करेंगे अपने चैप्टर ऊर्जा के स्रोत पर। और याद रहे आपको कि ऊर्जा के स्रोत को पढ़ने के बाद हम केमिस्ट्री की ओर मूव करेंगे और केमिस्ट्री को जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर हम बायोलॉजी की ओर मूव करेंगे। सो दोस्तों, इस चैनल को खूब शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि वे इस चैनल का पूरा पूरा लाभ उठा पाए। ठीक है, ये हमारी छोटी सी हेल्प भी हो सकती है आपके लिए। चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो होगा क्या कि मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने का मन ज्यादा करेगा। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, लास्ट क्लास में जो भी चीज पढ़े हुए थे उससे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े क्या थे? तो लास्ट क्लास में मेरे दोस्त हम पढ़े थे परिनालिका के बारे में। हम किसके बारे में पढ़े थे? परिनालिका। परिनालिका यानी कि सोलिनॉइड। क्या पढ़े थे? SOLENOID। ठीक है, नॉइड, सोलिनॉइड। ठीक है, समझिए सोलिनॉइड के बारे में जानते थे तो देखो भाई, हम बस नॉर्मली बताते चलते हैं, सुनते चलना। आप क्या जाने, आप ये जान रहे थे कि आपके पास चुंबक है। 5 मिनट तो आपके इसी में लग जाएगा। ये चुंबक है, चुंबक में क्या होंगे? काले रंग का पदार्थ है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण क्या लगेगा? बल लगेगा। अब यह बल जो है एक निश्चित क्षेत्र में लगेगा और जिस क्षेत्र में लगेगा उसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में जो गुजरेगी यहां से वो होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं, यह देखा गया कि 2 जगहों पर ज्यादा हुआ करती थी और जिन जगहों पर ज्यादा हुआ करती थी उन्हें कहा गया ध्रुव। और ध्रुव हो गए 2, कौन कौन? एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। ध्रुव हो गए। हम क्या देखे? चुंबक है, चुंबक में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब लोहे के जैसी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हम पढ़ लिए कि चुंबक का गुण होता है आकर्षण प्रतिकर्षण का। तो फिर देखिए कि यह कुछ निश्चित क्षेत्र तक ही वो आकर्षण प्रतिकर्षण गुण लगता है। तो वो जो निश्चित क्षेत्र है उसे क्या कहा गया? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर ज्यादा मात्रा में होती है वो कहलाता है ध्रुव। और ध्रुव होते हैं 2 प्रकार का, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ध्रुव को कहते हैं पोल, एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुव हो गए। ये बात आप जानते होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अच्छे तरीके से बताए हैं आपको। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई। फिर हम पढ़े कि ये जो चुंबक में गुण है, यही चुंबक हम किस में देखे? ये हम किसी धारावाही चालक तार में देखे। हम किस में देखे? धारावाही चालक तार में देखे। आप कई बार देखे होंगे कि आप बिजली के संपर्क में गए भी नहीं तब भी आपको झटका लग जाता है ना। किसी चिड़िया के बारे में या चिड़िया को उड़ते हुए देखे होंगे, जब वो 11,000 वोल्ट वाले
तार के पास जाए, संपर्क हो भी ना, दूर ही हो, तब भी वो खींचा चला आता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो जो तार गुजर रहा है उस तार का एक अपना पार्टिकुलर रीजन है, उसका एक क्षेत्र है, और उस तार से चूंकि गुजर रहा है क्या, विद्युत धारा, तो वो होगा विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन आपके क्लास में, आपके इस चैप्टर में कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र जो है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र मान सकते हैं, सपोज ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि धारावाही चालक तार जो है, धारावाही चालक तार जो है, यदि आपके पास कोई धारावाही चालक तार है तो इस धारावाही चालक तार के, ये धारा ऐसे बह रही है, तो इसके पास जब हम कोई चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो ये चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, ये ऊपर मान लो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये साउथ नॉर्थ में बदल जाती है। कैसे हो जाती है? इधर हो जाता है नॉर्थ और इधर हो जाता है साउथ। अब बात है कि ये अगर नॉर्थ अगर यहां आ गया, ये नॉर्थ अगर यहां आ गया और ये साउथ अगर यहां चला गया, तो या तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगा होगा या तो आकर्षण बल लगा होगा। अब प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण आकर्षण बल किसके कारण लगेगा? क्षेत्र के कारण। एक निश्चित क्षेत्र में लगा तो उसमें कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यानी कि इस तार के पास भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण आकर्षण प्रतिकर्षण लगा तो सुई चला गया उधर और ये चला गया इधर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात कि चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव का भी निर्माण करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल का। इसका मतलब ये धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी है और उसमें ध्रुव भी है। और इसी के बारे में बताए थे, ये जो जानकारी अर्जित किए थे, ये अर्जित किए थे ऑस्ट्रेड साहब। कौन किए थे? ऑस्ट्रेड साहब पढ़ चुके थे हम लोग, और ऑस्ट्रेड साहब ने बस इसे बता दिया। फिर आगे चल के आपके पास एक सीधी धारावाही चालक तार है, या आपके पास कोई एक सीधी धारावाही चालक तार है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम आए थे मैक्सवेल का राइट हैंड रूल पर आए थे। मैक्सवेल राइट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। और उन्होंने कहा था कि यदि हम दाहिने हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा हो, तो उंगलियां जो है ना, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताइए। जैसे ये धारा है ना, तो धारा ऐसे जा रही है, तो धारा ये जा रही है ऐसे, और इसको हम दाहिने हाथ है ये, इसकी मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा है, तो बाकी उंगलियां जो है ये वाली किसको बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। क्लियर है? ये बात पढ़ चुके थे। ये था सीधी धारावाही चालक तार के लिए। फिर हम पढ़े कि यदि हम इस धारावाही चालक तार को ऐसे मोड़ दें और ऐसे मोड़ दें तब क्या होगा। तो फिर बात आया कि यदि हम इसी धारावाही चालक तार को ऐसे मोड़ दें तब क्या होगा। तो फिर हम इसमें भी देखे कि अगर ऐसे धारावाही चालक तार को अगर हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं और इसे हम बैटरी जोड़ देते हैं, तो हमने ये देखा यहां पर कि हमने ये देखा कि इसके चारों तरफ क्या बन गया? विद्युतीय क्षेत्र बन गया। इसके भी चारों तरफ क्या बन गया? विद्युतीय क्षेत्र बन गया। तो ऐसा देखा गया कि विद्युतीय क्षेत्र या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वृत्ताकार पथ पर है। अब फिर बात आती है कि यदि हम इसी चालक तार को विभिन्न प्रकार से मोड़ दे, ऐसे ऐसे मोड़ दे, ऐसे ऐसे मोड़ दे, विभिन्न टर्म में मोड़ दे, तो इस प्रकार जब मोड़ेंगे ना तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है परिनालिका। आ गए हम अपने आज के टॉपिक पर। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? परिनालिका। और परिनालिका में अब इसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को हम ज्ञात करते हैं कैसे? तो कहा जाता है कि अब जो धारावाही चालक तार है वो ऐसे ऐसे मोड़ा गया, मतलब धारावाही चालक तार ये हो गई धारावाही चालक तार। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन हो जाएगी? ये अंगूठा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंगूठा। मतलब ये जो है, अगर हम इस चालक तार को जो ऐसे ऐसे मोड़ा गया है, अगर हम इसको ऐसे रख लें तो यहां से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? आपकी किताब में ऐसे भी दिया है, इसमें आप ऐसे ऐसे ले सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? अगर आप इसको इस चालक तार को ऐसे पकड़ेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है? और इधर से इन करेगी। ये चुंबक में पढ़े हुए थे कि और जहां से निकल रही है वो होता है नॉर्थ और जहां से इन कर रही है वो होता है साउथ। पढ़े हुए हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे कैसे निकलती है। ये सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। परिनालिका की परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद परिनालिका किन किन बातों पर निर्भर करता है, या परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा किन किन बातों पर निर्भर करता है,
हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक जो था वो आपके पास क्या था, वो बस डेमो था लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में जो भी पढ़े हुए हैं उसका डेमो था। अब यहाँ से हमारी आज की टॉपिक जो है वो प्रारंभ होगी कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हम बार बार इसलिए इसको बार बार बता देते हैं ताकि आपको क्या हो, आपको सहूलियत मिले और आप इसे सावधानी पूर्वक देख लें और याद कर लें। क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या बनती है कि किसी, यहां पर ये पढ़े हुए थे, किसी लंबे विद्युत रोधित, किसी लंबे विद्युत रोधित चालक तार को, विद्युत रोधित चालक तार को सर्पिलाकार रूप में, चालक तार को सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार लपेटा जाए, सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार लपेटा जाए, रूप में इस प्रकार लपेटा जाए, इस प्रकार लपेटा जाए कि, इस प्रकार लपेटा जाए कि चालक तार के फेरे, कि चालक तार के फेरे, कि चालक तार के फेरे क्या हो, चालक तार के फेरे एक दूसरे से पास पास, एक दूसरे से अलग अलग कह सकते हैं, फेरे एक दूसरे से अलग अलग किंतु, एक दूसरे से अलग अलग किंतु, अलग अलग किंतु, किंतु अगल बगल हो, किंतु क्या हो, किंतु अगल बगल हो, किंतु अगल बगल हो, तो ऐसी व्यवस्था, अगल बगल हो, अगल बगल हो, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, व्यवस्था क्या कहलाती है मेरे भाई, ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है, ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। ये हमारी परिनालिका के बारे में हो गया। अब है कि परिनालिका में जो है चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में जानकारी रखना है कि परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये परिभाषा था लास्ट डे में, और इसका फिगर ये समझ लो कि ये आपके पास कोई चालक तार है, ये आपके पास क्या है, कोई चालक तार है, ये मान लो चालक तार है। अब इस चालक तार को हमें क्या करना है, सर्पिलाकार रूप में मोड़ देना है। तो लो भाई मोड़ दिए, मोड़ दिए, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास, ये जो व्यवस्था हो गई यही कहलाएगी परिनालिका। क्लियर है? ये होगी सोलिनॉइड। क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, यहां पर जब ये आपका पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो चुका, पूरी तरह समझ में आ गया, तो अब यहां पर हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि परिनालिका के, परिनालिका, परिनालिका के, परिनालिका के यहां पर हो जाएगा कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र जो है, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की निर्भरता, की निर्भरता, इसको आप एक दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता, ठीक है, की निर्भरता, ये क्या कह सकते हैं कि परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता, तीव्रता की निर्भरता, तीव्रता की निर्भरता। अब देखिए याद रखेंगे
परिनालिका है, यही टॉपिक है, टॉपिक दोनों सेम ही है। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता या परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता। बात क्या होती है कि अब परिनालिका जो बना हुआ है हमारा, इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में गति करेगा, ऐसा आपकी किताब में दिया है फिगर, और इस दिशा में इन कर रहा है, ठीक है। और ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें लोहे का क्रोड होता है, नरम लोहे का क्रोड। मतलब इस चालक तार को जिस लोहे के छड़ पर लपेटते हैं वह लोहा का छड़ क्रोड कहलाता है, क्योंकि वो क्रोड जो है ना एक तरफ नॉर्थ बन जाता है और दूसरी तरफ क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। जिस प्रकार ये चुंबक है और इस चुंबक में यहाँ पर नॉर्थ बन गया और इधर क्या बन गया, साउथ, ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनेगा। क्लियर है? इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर है तो बोलिए। अब हम आगे बढ़ जाएं कि परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता, मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला यहां पर पॉइंट आता है कि परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वह तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। और पहला ही हो जाएगा इसमें क्या, पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा परिनालिका के फेरों की संख्या। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, परिनालिका के फेरों की संख्या, परिनालिका के फेरों की संख्या। क्लियर है? तो परिनालिका में यदि फेरों की संख्या ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। फेरों की संख्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कम होगी। पहला पॉइंट क्लियर, फेरों की संख्या पर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि परिनालिका में फेरों की संख्या सर्वाधिक होगी, फेरों की संख्या सर्वाधिक होगी, ऊपर का चिन्ह मतलब ज्यादा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होगी, तीव्रता वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझ लीजिए। अच्छा, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप यहां से एक कॉन्सेप्ट बना लिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या समानुपाती हो गई किसकी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की। किसके समानुपाती हो गई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की। और वहीं पर ये पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि आपके पास इसके मान को आप यदि बढ़ाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यदि आप इसके मान को करते हैं कम तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, कम, ये भी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाए मेरे भाई। तो यहां पर दूसरा नंबर पॉइंट क्या बन रहा है, तो दूसरा नंबर पॉइंट बन रहा है कि परिनालिका में फेरों की संख्या तो हो गई, तो दूसरा हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के परिमाण पर, धारा जितना ही ज्यादा होगा ना उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लास 12th में आ गए हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उतने ही ज्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिनालिका की फेरों की संख्या, और दूसरा हम कह सकते हैं विद्युत धारा के परिमाण पर। किस पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, विद्युत धारा के परिमाण पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि परिनालिका में, कक्षी में बबुआ, परिनालिका में, कक्षी में, यदि परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यदि परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, किसका मान बबुआ, धारा का मान, धारा का परिमाण, ठीक है, परिमाण का मतलब मान ही, ठीक है, मान अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है तो विद्युतीय, सॉरी माफ कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र
तीव्रता का भी मान, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान सर्वाधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा मेरे दोस्त, सर्वाधिक होता है। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत यहां तक तो वो हमें कह सकता है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है, समझ सकता है। तो देखिए, तो यहां पर आप बना सकते हैं कि विद्युत धारा का परिमाण आई जो है, आई मतलब विद्युत धारा का परिमाण पढ़ चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में। आई समानुपाती है किसके, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लिख दिए, क्या लिख दिए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। और यहां पर आप कॉन्सेप्ट क्या बना लिए कि आई का मान जितने ज्यादा उतना ही तीव्रता का मान ज्यादा, और आई का मान जितना ही कम तो उतना ही तीव्रता भी कम। तो क्लियर है, दो गो पॉइंट यहां पर आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है मेरे दोस्त, वो है आपको तीसरा नंबर पॉइंट क्रोड की प्रकृति पर। किस पर, क्रोड की प्रकृति पर, क्रोड की प्रकृति पर, क्रोड की प्रकृति पर। अभी हम आपको बताएं कि इस परिनालिका को हम क्या करते हैं, एक लोहे का छड़ होता है, उस लोहे के छड़ पर ही हम लपेटते हैं। इसको हम कहां लपेटेंगे, इस लोहे के छड़ पर। और ये जो लोहा का छड़ है, ये जो लोहा का छड़ है, ये जो लोहा का छड़ है, यह लोहा का छड़ ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्रोड। यही क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। यही क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। अच्छा, अब इस क्रोड के कारण ना इधर नॉर्थ उत्पन्न हो जाता है और इधर साउथ उत्पन्न हो जाता है। एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल बन गया। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया, तो अब बात आती है भाई कि ये क्रोड किस पदार्थ का बना हुआ है। क्रोड किस पदार्थ का बना हुआ है, क्रोड जो है ना नॉर्मली बनता है नरम लोहे का। किसका बनता है, नरम लोहे का। क्योंकि नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। चुंबकित विचुंबकित का मतलब क्या है कि आसानी से उसे चुंबक बनाया जा सकता है, चुंबक का गुण उसमें लाया जा सकता है, और आसानी से उसे विचुंबकित का मतलब उसमें से चुंबक का गुण हटाया जा सकता है। तो इसलिए क्रोड की प्रकृति बोल रहे हैं, अर्थात परिनालिका में उपस्थित क्रोड, परिनालिका में उपस्थित क्रोड किसका बनाते हैं, नरम लोहे का बनाया जाता है। क्रोड किसका बनाया जाता है, नरम लोहे का बनाया जाता है। नरम लोहे का बनाया जाता है, नरम लोहे का बनाया जाता है। जिससे क्या होता है, जिसके कारण इसे आसानी से चुंबकित तथा विचुंबकित किया जा सकता है। विचुंबकित किया जा सकता है। ये यहां पर पॉइंट हो गया। अब बात आती है भाई कि जब आसानी से किसी चीज को चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं तो वो चीज क्या अस्थायी होगी, नहीं होगी। अब हम ही कहें आपसे कि पानी को गर्म कीजिए, वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा कीजिए, जल बन गया। तो क्या वाष्प का बनना अस्थायी है, क्या वाष्प का बनना अस्थायी है, नहीं है। और जब वाष्प का बनना अस्थायी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह जो परिवर्तन हुआ वह अस्थायी परिवर्तन नहीं है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे यहां पर कि किसे हम आसानी से चुंबकित कर सकते हैं और किसे विचुंबकित कर सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, हम अभी अस्थायी और अस्थायी के बारे में बात कर रहे थे, बीच में लाइट इशू आ गया था। तो देखते हैं कि यहां पर समझते हैं क्या होता है। देखो मेरे भाई, आपके पास जो है लोहा है ना, उस लोहे को दो भाग में बांट दीजिए। एक को नरम लोहा और एक को पिटवा लोहा। एक को ढलवा बोल दीजिए, एक को कच्चा लोहा बोल दीजिए। ढलवा या पिटवा लोहा जो होता है वो अस्थायी होता है। समझाते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे हम बता रहे थे, पानी को गर्म किए तो वो किस में बदल गया, वाष्प में। लेकिन वाष्प को फिर ठंडा किए तो वो किस में बदल जाएगा, जल में। तो ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है। कोई चीज फिक्स नहीं है, फिक्स यहाँ पर नहीं है। जैसे आप अपनी जिंदगी के ही बारे में बात कर लीजिए ना, आपके पास पैसे हो जाए
तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है, और पैसे ना रहे तो दुखी हो जाएंगे। तो ये जो है ये अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्थायी परिवर्तन की। तो देखिए यहां पर क्या है कि ये जो क्रोड है यह नरम लोहे का बनाया जाता है, जिसके कारण इसे आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। अब आसानी से चुंबकित और विचुंबकित करने का मतलब ये है कि इसमें अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी है ना, अस्थायी परिवर्तन है, इसलिए हम कहते हैं कि नरम लोहे के क्रोड से हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं। तो ये यहां पर पॉइंट है कि नरम लोहे की सहायता से या नरम लोहे के क्रोड की सहायता से, किसकी सहायता से? क्रोड की सहायता से क्या करते हैं मेरे दोस्त? इससे हम बनाते हैं क्या? तो नरम लोहे की क्रोड की सहायता से हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाते हैं। अब बात आती है मेरे भाई, बात आती है बात यहां पर क्या आती है कि दूसरा है तो अस्थायी चुंबक कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे कि कच्चा लोहा के जगह पर पक्का लोहा। तो पक्का लोहा के जगह पर आपकी किताब में लिखा है इस्पात। क्या लिखा है? इस्पात। इस्पात के क्रोड की सहायता से कैसा लोहा, कैसा चुंबक? ये अस्थायी है ना, तो यहां पर बन जाएगा मेरे भाई अस्थायी चुंबक। कैसा चुंबक? अस्थायी चुंबक बनाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और 100% आप इसको समझ पाए होंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे। यहां पर दो चीजों के बारे में बात करना है कि विद्युत धारा के कारण क्या होगा। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारावाही जो चालक तार होगी उस पर बल लगेगा, और वो जो बल होगी उस बल की दिशा के कारण गति होगा। इन तीनों के बीच में हम संबंध को देखेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। ले लिए स्क्रीनशॉट?